बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपको मेजबान फवाद अनवर। अपने आज के इस प्रोग्राम में जरा मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल पर बात करेंगे और ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि इक़्तिदार में आने से काबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़े बुलंदबांग दावे किए जाते रहे मुल्क की मुआशी सूरत हाल को लेकर। अलबत्ता अगर इस वक्त हम नजर डालें तो आज भी अगर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब के बयान को देखें तो वो आज एक बार फिर पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को हदफ तनकीद बनाते हुए दिखाई दिए और उन्होंने ये कहा कि जो अब एक बार फिर पाकिस्तान को कर्जों की तरफ जाना पड़ रहा है तो ये तमाम तरह गलत पॉलिसीज का नतीजा है पिछली गवर्नमेंट्स की। तो ये आज अपने इस प्रोग्राम में जरा इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मुल्क की मईशत जिस तरह से मौजूदा हुक्मरानों की जानिब से कहा जा रहा है कि बेहतरी की तरफ है, तो क्या वाकई जो फिगर्स हैं वो हमें यही बताती हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेहतरी की तरफ है या नहीं। और साथ साथ जब एक बार फिर हम ये देख रहे हैं कि अक्सर औकात ये कहा जाता था कि IMF की तरफ ना जाने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन फिर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जो है वो IMF के साथ बैठने का डिसीजन लेते हैं। तो क्या ये जो कंफ्यूजन है गवर्नमेंट की ये कुछ हद तक थम सकी है या नहीं थमी? साथ साथ अगर IMF की तरफ हम जाते भी हैं तो जो मुआहदे IMF के साथ किए जाएंगे उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसके बाद मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल किस तरह की होगी, और साथ साथ एक गरीब आदमी जो कि इस वक्त महंगाई का रोना रोते हुए दिखाई देता है उसके ऊपर कितना महंगाई का बोझ पड़ेगा। इन तमाम तर सवालात के जवाब अपने आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। इन तमाम तर इशूज पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब मियां जाहिर हुसैन साहब, जो कि इकोनॉमिक कंडीशंस को बड़ी बारीकबीनी के साथ परख रहे होते हैं। साथ साथ आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बिजनेसमैन इंटेलेक्चुअल फोरम के। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। गो कि हर बार ये इसरार होता था कि आपको हम ऑन कॉल लेते थे, लेकिन आपके साथ जब नशिस्त होगी हम हर बार ये कहते थे कि इन डिटेल हम जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सर मुझे बताइएगा कि अगर मैं इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करूं, भले मैं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल की बात कर लूं, भले वो फवाद चौधरी साहब हों, भले वो असद उमर साहब हों, रजाक दाऊद साहब हो, वट एवर, सब के सब ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी कंडीशन बड़ी बेहतर हो गई है, पैसे हमारे पास आना शुरू हो गए हैं और मामलात बेहतरी की तरफ जाने एक आम आदमी की जुबान में। तो क्या वाकई एक आम आदमी के लिए ऐसे ही हैं मामलात जिस तरह के पोर्ट्रे किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे आज दावत दी। अच्छा, अब बात यह है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, नो डाउट कि जो हमारा डॉलर तकरीबन कोई 24-25% के करीब महंगा हुआ है और रुपया डिवैल्यू हुआ है, बिल्कुल, तो उसके नतीजे में जहाँ महंगाई की लहर आई है लेकिन थोड़ी सी मामूली सी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने जो कुछ मेजर्स लिए थे इंपोर्ट को कट करने के लिए, तो उसमें किसी हद तक कुछ इंपोर्ट में भी कमी आई है। ठीक। तो अब टोटल इस वक्त जो है हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो तकरीबन कोई 38-40 अरब डॉलर था, जो कि अभी तक कोई तकरीबन कोई 8% के करीब हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है। तो इसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि तकरीबन 3 अरब डॉलर के करीब हमारा ट्रेड डेफिसिट साल में जाके ठीक कम हो जाएगा। इसी तरीके से डॉलर हमने जो महंगा किया है तो उसके नतीजे में हमारी जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं उसमें तकरीबन कोई 12% के करीब रेज आया है। तो वो 12% का मतलब ये होगा कि तकरीबन अगर 20 अरब डॉलर पहले आते थे, 2-2.5 अरब डॉलर हमारे पास मजीद आ जाएंगे। तो ये दोनों रकमें अगर हम मिला लें तो ये तकरीबन 6 अरब डॉलर के करीब हमारे मुल्क में आएगा। तो उससे हमारा जो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट है वो उतना कम हो जाएगा। ठीक। तो हमारे पास जो असल मसला होता है वो यही होता है कि तकरीबन 40 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट होता है और इसके साथ हमें मिला के तकरीबन 20 अरब डॉलर बाहर से आते हैं, तो 20 अरब डॉलर का नेट डेफिसिट होता है। बिल्कुल ठीक। अब वो 20 अरब की बजाय वो रह जाएगा तकरीबन 14 अरब डॉलर का, अगर मामला यही रहे और ऑयल प्राइसेस भी अगर इसी तरीके से मेंटेन रहती हैं, अगर मेंटेन रहती हैं तो तकरीबन 14 अरब डॉलर हो जाएगा। अब उसमें से हमें कुछ सऊदी अरब से पैसे मिल गए, कुछ हमें UAE से मिल गए, कुछ डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल हमें मिल जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट जो कहती है कि अभी हम बड़े कंफर्टेबल हैं, कंफर्टेबल जोन में है, वो इस वजह से कहते हैं। लेकिन अब असल मसला ये है कि अब हमें अगर IMF के पास जाना है, क्योंकि देखें हमारा जो असल इशू है वहीं का वहीं है। 2-4-5% हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाने से हमारा मसला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें इशू यही है कि हमें अपनी एक तो
एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और बड़ी टेंजिबली उसके ऊपर काम करने की जरूरत है और उसको हमें ग्रॉसली एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है। उसके बगैर हमारा मसला वहीं का वहीं जूं का तूं खड़ा रहेगा। ठीक। महंगाई हमने बढ़ा ली, बेरोजगारी बढ़ेगी उसकी वजह से। अच्छा, अब हमें आईएमएफ के पास जाना है, आईएमएफ के पास गए बगैर गुजारा नहीं है, इसलिए कि जो आपकी जो पॉलिसीज हैं उसमें जो मसाइल है उनको हम अभी तक हल नहीं कर पाए। मिसाल के तौर पे हमारा अभी तकरीबन जो रेवेन्यू कम हो गया है, तकरीबन 170 अरब रुपए का हमारा ये 6-7 महीनों में डिफरेंस रेवेन्यू का शॉर्टफॉल आया है, जो कि तकरीबन 3-350 अरब रुपए हो जाएगा। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि जब आपने इंपोर्ट को कर्टेल किया तो उसके नतीजे में इंपोर्ट पे जो आपको टैक्सेस मिलते हैं वो कम हो गए। ठीक। अच्छा, जब आप इकोनॉमी का साइज श्रिंक करते हैं, यानी तरक्की की रफ्तार को थोड़ा सा आप स्लो करते हैं, जो कि हमारी 5.8 होने जा रही थी और 6.2 का टारगेट था, नेक्स्ट टारगेट था। जी हाँ, तो अब सारे जो तखमीने कह रहे हैं इंटरनेशनल इदारों के, वो 3 से 4 के दरमियान अब हमारा जो जीडीपी होगा वो हमारी तरक्की की रफ्तार रहेगी, यानी पहले से आधी हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि आप अपनी जो रफ्तार है उसको, या इकॉनमी का जो साइज है उसको जब आप छोटा करेंगे और कम करेंगे तो उसके नतीजे में आपका ओवरऑल जो ट्रेड डेफिसिट भी शायद और ना बढ़ जाए। उसके नतीजे में महंगाई होगी, उसके नतीजे में बेरोजगारी होगी, उसके नतीजे में जो आपका तरक्याती प्रोग्राम है उसको आप कट करेंगे। मैं कतई कलामी माफ, मैं आपकी गुफ्तगू से जो समझ पाया हूँ, इब्तिदा में आपने बात की आइडियलिस्टिक, जो मैं समझ पाया हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, और उसके बाद फिर आप आ गए रियलिस्टिक गुफ्तगू की तरफ। तो अगर एक आइडियलिस्टिक गुफ्तगू जो कि गवर्नमेंट का मुझे इस वक्त पर्सपेक्टिव दिखाई देता है, वो तो यही है जो कि आपने इब्तिदा में बयान किया, लेकिन जब आप रियलिस्टिक बुनियादों पर जाते हैं तो फिर सिचुएशन वो है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। सर, तो फिर ये सिचुएशन मैनेज हो तो किस तरह हो? आप हर बार ये इशारा करते हैं कि जी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को आपको अपने संभालना होगा, उसको कम करना होगा और लोगों को एक्सपोर्ट बढ़ाने की तरफ रागिब करना होगा। तो सर ये किस तरह से होगा? अगर आप आईएमएफ की तरफ जाते हैं, दीगर कंडीशंस को करते हैं, तो सर ये गैस की कीमतें भी आपने बढ़ानी पड़ेगी, डिफरेंट और दीगर चीजों से आपने सब्सिडीज खत्म करनी होगी, तो ये फिर मैनेज किस तरह से करेंगे? गैस और बिजली की कीमतें पहले बढ़ी हैं, बिल्कुल, अभी मजीद बढ़ेगी। अच्छा, अब उसमें ये गवर्नमेंट ने किया है कि जो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जो 5 सेक्टर्स हैं हमारे, उनको गैस और बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाएं। ठीक। और अभी आप जो देख रहे हैं, जो डोमेस्टिक सेक्टर में जो लोगों के बिल डूबने तिगने, जी बिल्कुल, जो उनको बिल स्लैब्स उन्होंने बड़े डिफरेंट तो हाँ, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो उसका लोड जो है वो गवर्नमेंट इधर मुंतकिल कर रही है। ठीक। तो अब बात यह है कि जब आप रुपया डी वैल्यू करते हैं तो उसके नतीजे में जो महंगाई हो रही है वो हो रही है, एक आम आदमी सफर प्लस एक्सपोर्ट को इंसेंटिव देने के लिए जो आप उधर इंसेंटिव देते हैं तो उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं तो आपको ऑफसेट करनी है, तो वो उस तरफ आ रहा है। अब मेरा पॉइंट ये है कि जब ये सारे इकदाम आपने किए, जिसके नतीजे में हमने कहा कि ट्रेड डेफिसिट भी कम हो जाएगा, जिसके कदरे कम हो जाएगा, जिसके नतीजे में हमने और भी 2-4 चीजें, जैसे आपकी फॉरेन रेमिटेंस बेहतर हो जाएगी, देखो ठीक, लेकिन इसके जो रिपरकशंस होंगे वो आपका रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर आपके उसके असरात आएंगे। ठीक। आपको गैस और बिजली आपको महंगी करनी पड़ेगी, या आप रेवेन्यू के ऊपर मजीद आप टैक्सेस लगाएंगे, उससे मजीद महंगाई बढ़ेगी। तो इसका मतलब दूसरे लफ्जों में ये है कि इतना सारा गोरख धंधा जो हम कर रहे हैं, तो उसको हम सीधे सीधे एक्सपोर्ट को फोकस करके उसके ऊपर काम क्यों नहीं करते? तो जब आपको मेरी थ्योरी के मुताबिक आपको कोई इंपोर्ट को कम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको देखें, आपको तरक्की का पहिया तेज करने की जरूरत है, ना कि तरक्की स्लो करने की। ठीक है, तो आप ये बोलते हैं कि राइट टाइम पे राइट डिसीजंस की इस वक्त जरूरत है। इकोनॉमी की रफ्तार, गो के इमीडिएट रिलीफ के लिए हम कुछ डिसीजंस तो ले रहे हैं, लेकिन उसके इंपैक्ट जो है वो किसी और सेक्टर में या एक आम आदमी के ऊपर महंगाई की सूरत में और दीगर मामलात में हमें पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुनेद माकड़ा साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सदर कराची चैंबर के। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप भी हमें देने जा रहे हैं। सर, कुछ बेहतरी की उम्मीद दिखाई दे रही है? खास तौर पर अब मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि सऊदी वली अहद भी पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं और ये इतलात हैं कि बड़े पैमाने पर सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ अहम मुआहदे भी करेगा और पाकिस्तान की मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है वो मदद भी और मुआवनत भी फराहम करने जा रहा है। क्या कमेंट करेंगे सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक बात तो ये तय है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने दौरा किया तो उस दौरे की रोशनी में हमारी जो गवर्नमेंट को उन्होंने ये एक मैसेज दिया कि जी, क्योंकि चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है वो
कम से कम जिद्दा चेंबर में आए और वहां पर हम ये चाह रहे हैं कि उनकी मिनिस्ट्री जो है वो जब कॉल कर रही थी तो हमें उन्होंने होस्ट किया और हम वहां गए, पूरा डेलीगेशन लेके गए, पूरे पाकिस्तान से 6 चैम्बरें ऑलरेडी उधर इन्वॉल्व थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको लीड कर रहे थे। तो लिहाजा वहां पर उसी कॉन्सिक्वेंस में बात हुई कि जहां पे इन्होंने हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट की है, उन्होंने कहा कि अब हम भी कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एंड वुड लाइक टू हैव अ साइन अ जेवी विद द पाकिस्तानी जो भी काउंटर पार्ट है उसके साथ, तो हम वहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं जी। तो ये बातें सारी उस वक्त हुई है, जिद्दा चैम्बर के साथ एमओयू साइन हुआ है और इसके बाद जब हम वापिस आए हैं तो आई रिसीव द कॉल कि जी अब इंशाल्लाह हम जब यहाँ पर अपना डेलीगेशन लेके आएंगे so we will have some few more fruitful meetings in respect to कि हमने जो जेवीज आपके साथ करनी है आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। तो ये बात तो तय है कि क्योंकि मैं वहाँ हो भी आया, उन्होंने वो हमें होस्ट किया था और इसके बाद जो हमें फोन भी आया और जिस तरह से हम इस पर एक्टिविटी कर रहे हैं, आई थिंक कि वो आके कुछ मोर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, जिसका मुझे लगता है कि मैं अच्छा विटनेस हूँ क्योंकि वहां से होके मैं आया हूँ। अच्छा जुनेद साहब, सॉरी मैं आपको स्टॉप कर रहा हूं, मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप बड़े होपफुल दिखाई दे रहे हो और बड़ी अच्छी बात है कि अगर पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतर इमेज के लिए आप लोग भी काविशें और कोशिशें करते रहते हैं। मैं अगर गवर्नमेंट के मेजर्स की बात करूं जो कि इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड है, क्या बीइंग बिजनेसमैन और क्या आपके तमाम चैम्बर वाले मुतमईन हैं गवर्नमेंट की इस वक्त पॉलिसी से, या उसमें भी कुछ बेहतरी की जरूरत है? जुनेद साहब देखिए, बेहतरी की जरूरत तो हमेशा रहती है और हमने इनसे कोई अपना पूरा 100% टारगेट उन्होंने अचीव नहीं कर लिया, वो ग्रेजुअली कर रहे हैं और इन्होंने जो इस वक्त टारगेट जो इन्होंने अपने सामने रखा है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ रखा है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे रिड्यूस होगा। इन दो फैसिलिटेशन के हवाले से उन्होंने अपना मिनी बजट निकाला और इसके बाद हमारे साथ वो बैठ के इन मामलात को अपनी इंपोर्ट की शक्ल में, एक्सपोर्ट की शक्ल में वो हमें अपने मामलात से तय करते जा रहे हैं और हम इनके साथ इसके अंदर में ऑलरेडी टोटली इन्वॉल्व है। लेकिन इशू ये है कि आप हमें जब एक्सपोर्ट का टारगेट देते हैं कि जी आपको 40 बिलियन करना है, तो ये हम कैसे सक्सेस होंगे जब हमारे पास यूटिलिटीज नहीं है। यूटिलिटीज का मतलब ये है कि गैस, और गैस की जो लोड शेडिंग है और फिर लोड शेडिंग के बाद झूठ बोल के ये कहना कि जी हम गैस तो हम दे रहे हैं लेकिन बाद में वो लो प्रेशर भी कर देते हैं, आप एक दिन बंद करो, आप संडे को बंद करते हैं, आप कैप्टिव पावर का 50%, ये सब हमने बातें मान ली, इसके बावजूद भी हमें गैस नहीं मिली। अब बात यह है कि नई प्रोडक्टिविटी, नया कनेक्शन जिसको लेना है वो ना नया कनेक्शन ले सकता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है वो नई गैस की लाइन इसके अंदर में एडिशन नहीं कर सकता, जबकि उसके पास पूरी इंडस्ट्री की कैपेसिटी मौजूद है कि अगर वो 30,000 टन निकाल रहा है तो 1 लाख टन निकाल लेगा, लेकिन इसके पास गैस नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें और इश्यूज हैं जो कि हम एड्रेस कर रहे हैं। इंशाल्लाह गवर्नर हाउस में बैठ के हमने इन मामलात को कल की मीटिंग में जो इंडस्ट्रियल डिजाइन कमेटी है उसमें हमने बैठ के बहुत सारे इश्यूज पेश किए हैं। अब हमने इनको मशावरत देनी है और इंशाल्लाह वी थिंक कि जी हम इंशाल्लाह एक अच्छा रोड मैप लेके चलेंगे और कुछ पाकिस्तान की बेहतरी आएगी इकोनॉमिक में भी। ठीक, जुनेद साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कमेंट दिया और एटलीस्ट आप जो है वो काफी हद तक मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। सर मैं अब आपसे जानने की कोशिश करूंगा, मेंबर्स हैं ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं बिजनेस कम्युनिटी की, और अक्सर औकात मैंने देखा है पिछली गवर्नमेंट में भी कि जो चैम्बर के सिटिंग बॉडी के कुछ लोग होते हैं या उनको हेड करने वाले लोग होते हैं वो तो उस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी से प्रोबेबली उस सीट का कुछ मामला होता है कि जी मुतमईन दिखाई देते हैं, लेकिन जब जब वो गवर्नमेंट चली जाती है तो उस वक्त बाद में हदफ तनकीद जरूर बनाया जा रहा होता है। इब्तिदा में भी हमने देखा कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जरूर थे, बड़ा बेहतर लग रहा है कि अगर मैं खुद अभी माकड़ा साहब से बात कर रहा था, ही सीम्स क्वाइट कंफर्टेबल कि जी नहीं मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सो डू यू थिंक कि सबको एतमाद में लिया जाता है पॉलिसीज मुरतब करते वक्त? इसमें तो कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट सबको कॉन्फिडेंस में लेती है, एतमाद में लेती है, ये भी ले रही है, पिछली गवर्नमेंट भी ले रही थी, उससे पिछली गवर्नमेंट भी ले रही थी। तो बिजनेस कम्युनिटी को ये जितनी भी अब गवर्नमेंट्स आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो एंगेज रखती हैं और उनके साथ मुशावरत भी करती हैं, सारा कुछ करती हैं। लेकिन जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर तो अपने मुंह से खुद बोलेंगे ना। बिल्कुल ऐसा। तो अब बात यह है कि इस वक्त जो नंबर्स हैं, मैंने तो आपको कहा कि ये 5-6 फैक्टर्स जो हैं वो बड़े सही जा रहे हैं और इसमें कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन साथ ही साथ आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी 19% के करीब आपकी जो है वो माइनस हो चुकी है। अब ये सारी चीजें जो है जब आप, मैंने यही मैं कह रहा था आपसे कि जब आप इंपोर्ट पे कट लगाएंगे तो आपका रेवेन्यू शॉर्ट हो जाएगा ना, जो हो गया है 250 अरब रुपए का। इसी तरीके से फिर आपका और आगे जाके रेवेन्यू शॉर्ट हो जाएगा। जुनेद साहब ने जिस तरह ग्रेजुअली अचीविंग टारगेट वाली बात की, तो उस बात से आप मुत्तफिक हैं कि जी हमें इतना लेवरेज देना चाहिए कि जी ठीक है गवर्नमेंट नई है, नए गो के दावे और वादे बहुत थे, लेकिन ग्रेजुअली जो है गवर्नमेंट टारगेट्स को अचीव करने की तरफ जा रही है?
नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अभी जो आने वाला हालात जो हैं वो और ज्यादा टफ हैं। अभी जुनैद टफ होगा। जी, जुनैद साहब ने भी अभी एक बात जो मैंने सतूर में कह दी आपसे, जो मैं भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सिचुएशन है कि उन्होंने कहा कि जी एक्सपोर्ट कहते हैं 40 अरब डॉलर करो, गैस तो है नहीं। लेकिन वही वाली बात, ठीक है आपकी ना? वाली बात कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को, तो बात यह है कि 136वें नंबर पर पाकिस्तान आ रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ठीक है, और आज से गालबन 10 साल पहले 80वें नंबर पे था, ठीक है। अब बात यह है कि इस सारी सिचुएशन में हमें ये चीज़ों को, जुनैद साहब सही बात कर रहे हैं और मैं भी वही बात कर रहा हूँ, ठीक है, गिलास आधा खाली और आधा भरा, बात तो वही बात हम कर रहे हैं, दोनों ही वही बात कर रहे हैं। बात यह है कि गवर्नमेंट भी वही कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट भी कोशिश यही कर रही है कि गिलास आधा भरा कहें या आधा खाली कहें, बात वही है। अब बात यह है कि इस गिलास को अगर आधा है तो इसको बाकी आधा इसमें डालना तो है ना हमने, तो ही इसको हमने पूरा करना। बिल्कुल ठीक, गुंजाइश तो है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है सर, ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद कुछ आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे दीगर सेक्टर्स हैं या कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो कि एटलीस्ट आपको लगता है कि गवर्नमेंट को हंगामी बुनियादों पर लेने चाहिए अगर मईशत को संभालना है और बेहतरी की तरफ लेके जाना। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद मैं सर ये आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप मुख्तलिफ फोरम्स पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी रिप्रेजेंटेशन करते चले आए हैं, गवर्नमेंट के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग नेक्सेस में रहते चले आए हैं, बिजनेस कम्युनिटी को हमेशा लीड करते चले आए हैं। तो ये बताएं कि आप जैसे लोगों से भी मशवरे हो रहे हैं या तो जो सिलेक्टिव टीम है उसको साथ रख लिया और फिर वहीं पे ही जो है वो मामला डिस्कस हो जाते हैं, या वाकई आप लोगों से भी वक्तन फवक्तन मशवरे किए जाते हैं? देखिए, गवर्नमेंट इस वक्त जो मुशावरत कर रही है उसमें किसी न किसी दर्जे में हम लोग शामिल होते हैं और हम भी उनके साथ बातचीत में होते हैं और उन्हें हम बताते हैं और मीडिया के जरिए भी उनके तक सारी बातें जाती हैं, पर्सनल भी जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट के पास स्पेस बड़ी कम है, ठीक है। अब गवर्नमेंट के पास जो स्पेस कम है और सारे का सारा ये जो हमारा प्रॉब्लम है ये अराइज कहाँ से हो रहा है, ठीक है ना, ये अराइज हो रहा है हमारी जो ट्रेड डेफिसिट से। अगर आप एक मिनट के लिए फर्ज कर लें कि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो इतना डेंजरस हदूद में ना हो तो फिर क्या होगा, इसका मतलब होगा फिर हम बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। तो अब बात यह है कि हमें उसी तरफ जाना चाहिए ना कि हम अपना ट्रेड डेफिसिट कैसे कम करेंगे और हम अपनी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएंगे। अभी आपको मैं बताऊं कि आपने मीडिया में सब हर जगह पढ़ा होगा, ये कल या परसों से वहां पे पंजाब में पूरे में उन्होंने गैस की सप्लाई, जी बिल्कुल, वो वहाँ सीएनजी सेक्टर को बंद कर दिया है, इंडस्ट्री को बंद कर दिया है, टेक्सटाइल को बंद कर दिया है और पावर सेक्टर को बंद कर दिया है। अब बताइए, और पिछले महीने जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे, गवर्नर हाउस में मीटिंग हो रही थी इन्वेस्टमेंट के ऊपर और एक्सपोर्ट के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, और उसी दिन यहाँ एसएसजीसी ने नोटिस निकाला था कि जी तमाम इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई हैंसफोर्थ बंद कर दी जाए। बात यह है कि ये इस तरह की सिचुएशन में आप कैसे एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। तो एक तो बात यह है कि आपको एमिनिटीज जो हैं वो रेगुलर करनी होंगी और सही उसकी कॉस्ट को ठीक करना होगा, ठीक है, ताकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी ठीक हो। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक करने का क्या मतलब है? आज आप एक प्राइस कर देंगे, क्या कल भी वही प्राइस ठीक होगी? क्या या परसों वो प्राइस ठीक होगी? उस प्राइस को, एमिनिटीज की प्राइस को ठीक करना किस तरीके से होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक। तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि आपके जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं, जो आपके साथ कंपटीशन में हैं, उनके यहाँ क्या प्राइसेस हैं। बिल्कुल ठीक, उसी तरीके से मैनेज किया जाता है। उसी तरीके से आपको एक अथॉरिटी बनानी होगी जो हर वक्त उसको देखती रहे कि भाई दूसरे मुल्कों में मॉनिटर करते रहे कि दूसरे मुल्कों में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में जो 3, 4, 5 फैक्टर्स होते हैं उसमें हमारे यहाँ के वही 4, 5 फैक्टर्स जो हैं उनकी क्या पोजीशन है, ठीक, ताकि उसके साथ उसको मैच रखें। तो जब तक हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है दूसरे कंट्रीज के साथ, जो रीजनल कंट्रीज हैं या जो हमारे साथ जिस प्रोडक्ट में हर एक, फिर ये कि प्रोडक्ट वेरिएंस है, किस प्रोडक्ट का किसके साथ कंपटीशन है, वहाँ पे क्या एनवायरनमेंट है, वहाँ पे क्या एमिनिटीज की प्राइसेस हैं, उसके साथ आपको एक अथॉरिटी बनानी होगी जो परमानेंटली इस चीज को देखती रहे। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सर कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप भी हमें देने जा रहे हैं। सर आप बड़ी दो टोक गुफ्तगू करते हैं इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर, ये मुझे बता दीजिएगा इस वक्त अगर आपसे इकोनॉमिक कंडीशंस जानने की कोशिश की जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हम बड़ी बेहतरी की जानिब गामजन हैं, जो मेजर्स हम ले रहे हैं वो काफी हद तक बेहतर है और इकोनॉमिक कंडीशन हमारी बूस्ट हो रही हैं, लेकिन जो नंबर्स हैं, जो फिगर्स हैं वो कुछ और बताते हैं। सर आपका क्या एनालिसिस है, क्या वाकई हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? सर देखिए, ऐसा है
कि इस हुकूमत ने 2 मुल्कों से इक्तिसादी पैकेजेस हासिल किए हैं, सिर्फ 2 मुल्कों से 12 अरब डॉलर से ज्यादा किए। इसी तरीके से रुपए की कदर में जबरदस्त कमी हुई है, शरह सूद में इजाफा किया गया है, इंपोर्ट्स पर रेगुलेटरी ड्यूटीज का निफाज किया गया है, और इसके अलावा इनको एक फायदा ये हुआ कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जबरदस्त कमी हुई है। इस पस मंजर में हम देखें तो मईशत के कुछ शोबे में कुछ आर्जी थोड़ी सी बेहतरी जरूर आई है, लेकिन इसके मुकाबले में जो खराबियां आई हैं वो उससे कहीं ज्यादा हैं, और फ्यूचर प्रोजेक्शंस जो हैं वो काफी परेशान कुन सूरत हाल की तरफ इजाफा करते हैं। अब देखिए, मैं पहले आपसे यह कर दूं कि जो पॉलिसियां अपना ली हैं उसके नतीजे में जो 2 साल हैं हमारे माली साल 2019 और माली साल 2020, इसमें पाकिस्तान की औसत शरह नमो उससे बहुत कम रहेगी जो कि इस हुकूमत को विरसे में मिली थी, यानी 5.8%। दूसरा ये था कि जो अफराद-ए-ज़र इनको विरसे में मिला था 3.9% था, पिछले साल जनवरी में ये 7.2% हो गया। एक बात ये बहुत कही जाती है कि जो लूटमार बहुत हुई है 10 वर्षों में, कर्जों का जो हजम था वो 6,000 अरब से 30,000 अरब तक पहुंच गया, यानी 2400 अरब रुपया साल का इजाफा हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस साल जो कर्जों में इजाफा होगा वो 2400 अरब जो औसत है उससे कहीं ज्यादा होगा, इसमें शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि अगर मईशत की शरह नमो सुस्त होती है, महंगाई बढ़ती है, कर्जों का बोझ बढ़ता है, और आपके इस दौरान जो 7 महीने गुजरे हैं इसमें बरामदात में इजाफा ना होने के बराबर है। ये बात बहुत जरूरी है कि इसका इदराक किया जाए कि हमारा जो बरामदात में जो इजाफा हुआ है मेरे ख्याल से तो तकरीबन 2 या 2.25% हुआ है, 2%। लेकिन इस अलबत्ता दरामदात में जो कमी हुई है उसमें तेल की कीमतों का भी दखल है, रेगुलेटरी ड्यूटीज का भी है, लेकिन जो तिजारती खसारा 2017 में था जीडीपी के तनासब से 19 में उससे ज्यादा रहेगा। यानी हमारा जो बहरान आया था वो 2 खराबियों से आया था, एक था बजट खसारा जिसको हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल इविल्स, दूसरा था तिजारती खसारा। ये दोनों इस साल 18 के मुकाबले में बढ़ेंगे हमारे जो बजट खसारा, और तिजारती खसारा जो है वो 17 के मुकाबले में जीडीपी के तनासब से ज्यादा रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमने सनतकारों को, ताजरों को, बरामद कुनंदान को और दौलत लूटने वालों को मराद दी है, अभी 23 जनवरी को वो कर्जे लेकर और बजट खसारा बढ़ा कर दिए हैं, तो इससे कुछ सरगर्मी जरूर बढ़ेगी, लेकिन ये कहना कि मईशत के जो है वो बेहतरी की तरफ पायदार हो जाएगी, वो नहीं होगा। और IMF के प्रोग्राम में आने के बाद तो फिर यही होता है कि मईशत की शरह नमो सुस्त होती है और बजट खसारा कम करने के नाम पर बिजली और पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए जाते हैं, तरक्याती अखराजात में कटौती की जाती है, रुपए की कदर में इजाफा किया जाता है, कदर कमी की जाती है रुपए की कदर में, और शरह सूद में इजाफा किया जाता है, और सब्सिडीज वापस ली जाती हैं। यही हरकतें अब होंगी और ये कहा जाएगा कि पिछली हुकूमत ने तबाह कर दिया था, हमने कर्जे लेके IMF की शराइत के तहत ये किया है, तो लोग जो है कुर्बानी दें, आगे एक सुनहरा मुस्तकबिल सामने होगा। लेकिन खतरा यही है कि 2023 में खुदा न खास्ता हम फिर IMF के पास जा रहे होंगे, वही तारीख जो 1988 से दोहराई जा रही है वो इस साल हुई है, कोई बड़ी बेहतरी मुझे नजर बिल्कुल ठीक। हर बार हम ये दावा करते हैं कि IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। डॉक्टर साहब काइंड लाइन पर ही मौजूद रहेगा, मैं चंद मिनट आपके और लूंगा। मेरे साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की, और ये साफ साफ उन्होंने कहा कि जी टेम्पोररी लिफ्ट इन द इकोनॉमी जो है वो वाली सिचुएशन है, और साथ साथ जो आप बात कर रहे थे कि जी 5.8 पे अगर हम खड़े हुए थे तो वी माइट स्टैंड इन बिफोर, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि कोई खास ग्रोथ हमें एक्सपोर्ट्स में नहीं दिखाई दे रही, हालांकि दावे बेनते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि सर ये सिचुएशन अगर इसी तरीके की बरकरार रहती है, डॉक्टर साहब ने तो इशारा कर दिया कि जी हम जो है वो फिर वही होगा कि 2023 में दोबारा ये बातें कर रहे होंगे और पिछली गवर्नमेंट को कोस रहे होंगे कि जी उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज बेहतर नहीं थी। अभी आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट को अपने नैरेटिव को भी तब्दील करने की जरूरत है? अब लोग भी सुन के थक गए हैं कि जी करप्शन कर दी पिछली गवर्नमेंट ने, हम एक एक को लटकाएंगे, एक एक को कटहरे में लाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर करने के लिए क्या इकदाम हो रहे हैं वो कोई वाज़ेह नहीं दिखाई। गवर्नमेंट का ये जो नैरेटिव है ना, ये हम लटकाएंगे, ये करप्शन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये तो अब सेल नहीं हो रहा। ठीक है, ये अब सेल नहीं हो रहा, इसको मजीद सेल करना पॉसिबल नहीं सर। आज तक सेल हुआ ना, मैं खुद आपको आज की प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्पीच का हवाला था वो मैं आपको दे रहा हूं। मैं आपसे गुजारिश करूं, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच अपनी जगह, सारे लोगों की स्पीचें अपनी जगह, लेकिन असल जो चीजें हैं, जो फिगर्स हैं, जो आप देखें ना, आप हर शख्स जो रात को सो रहा था
उसकी जेब से 23 रुपए निकल गए, बिल्कुल ऐसा। रुपया डिवैल्यू हो गया, बिल्कुल ऐसा। सुबह उसका जो 100 रुपए थे तो उसकी जेब में से 23 रुपए माइनस हो गए। अब उसने जाके जब उसी 100 रुपए से चीजें खरीदनी है तो उतनी वो चीनी या आटा या दाल वो लेके घर नहीं आ सकता। बिजली के बिल आप देख लें, गैस के बिल आप देख लें, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये गवर्नमेंट का काम है लोगों को इसको सही प्रोवाइड करना। अब अगर एक तरफ आपकी महंगाई हो रही है, ठीक है, अगर आपके बस में नहीं है महंगाई को कंट्रोल करना तो आप इनकम बढ़ाइए, लोगों की इनकम बढ़ाए। तो लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए IMF आएगा, वो आपकी इकोनॉमी को स्लो डाउन करेगा, ठीक है, तो उसके नतीजे में इनकम आपकी और श्रिंक होने जा रही है। मैं इस चीज का रोना रो रहा हूं। बात यह है कि इकोनॉमी का साइज या साइकिल जो है उसको स्लो करने की बजाय अगर आप उसको फास्ट करेंगे तो उससे फिर लोगों की गुर्बत को कुछ कमी होगी और लोगों के कुछ अश्क पूछेंगे। अदरवाइज ये चीजें जितनी गैप होने जा रहा है अगले 3-4 महीनों में वो इतना अनमैनेजेबल होगा कि मैं आपको मतलब हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं और उसका तसव्वुर से आपके रोंगटे खड़े होंगे कि आप बिजली और गैस की जो कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं, जो IMF के नतीजे में जो उसकी कीमतें बढ़ेंगी, जो आपका रुपया और डिवैल्यू होगा, जब उसको फ्री फ्लोट करेंगे तो रुपया और डिवैल्यू होगा, तो और उसके नतीजे में महंगाई होगी और जो आपको पेट्रोलियम की कीमतें कदरे कम हुई हैं उसका भी असर सब साइड हो जाएगा। एक्सपोर्ट आपकी मजीद अगर बढ़नी है तो नहीं बढ़ेगी। आपका जो रेवेन्यू गैप है इस वक्त जो तकरीबन 250 अरब रुपए का, वो और बढ़ जाएगा। इसलिए ये सारी की सारी चीजें जितनी भी हैं, मेरा मुखलिसाना मशवरा खान साहब को यही है, हुकूमत को ये है कि आप इकॉनमी का साइज ठीक कीजिए, सारी चीजों को आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ एक्सपोर्ट की फिक्र कर लीजिए कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़े तो ट्रेड डेफिसिट आपका ठीक होगा, ऑटोमेटिकली तो चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। डॉक्टर साहब मुझे ये बता दीजिएगा सर, आपसे मैं सवाल ही करना चाहूंगा कि जो इस वक्त सिचुएशन में जाहिर साहब ने बताई, आप भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे, तो बेहतरी के इम्कानात फिर किधर से हैं? हमें हर बार तो बताया जाता है कि जी हमारे पास बड़ी एक्सपर्ट्स की टीम है जो कि बहुत ही सोच समझकर और कैलकुलेटेड अंदाज में तमाम तरह स्टेप्स ले रहे हैं। लेकिन जब मैं आपकी गुफ्तगू सुनता हूं, मियां साहब की गुफ्तगू सुनता हूं, आपसे कुछ देर कबल जुनेद माकर साहब हमारे साथ थे, ये सब जो भी बातें आप लोग बता रहे हैं वो बड़ी रियलिस्टिक गुफ्तगू है और आप लोग ये बातें कर रहे हैं कि जी इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा देर तक हमें पड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो कुछ बेहतरी के लिए स्टेप्स लिए जा सकते हैं डॉक्टर साहब गवर्नमेंट की तरफ से? ये आपने मुझसे पूछा है? जी बिल्कुल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए बात बताता हूँ, एक बुनियादी चीज ये होती है कि आप लाख इक्तिसादी पैकेजेस ले आए दोस्त मुल्कों से, 20 अरब डॉलर की इमदाद भी ले लें, अगर हम 2 शराइत पूरी नहीं करते तो मईशत में बेहतरी आ नहीं सकती। पहली ये है कि मईशत में कुछ बुनियादी नौयत की स्ट्रक्चरल इस्लाहात और दूसरा बैंकों के जरिए सरमाए के फरार को रोकना, ये दो बुनियादी चीजें। अब मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जो इनका मंशूर था तहरीक इंसाफ का, उसमें 100 दिन का एक इन्होंने प्रोग्राम दिया था, उसके मैं आपको जुमला सुना देता हूँ, वही असल चीज है। वो ये था कि हम 100 रोज के अंदर मईशत को बहाल करने और कर्जों पर इंसार करने के लिए अदलो इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे, इम्पोज कर देंगे। अगर ये टैक्स पॉलिसी नाफिज हो तो हमारा जो टैक्सों का हदफ था वो 4100 अरब रुपए का नहीं होता, वो होता 8500 अरब का, यानी तकरीबन 4500 अरब रुपया ज्यादा आते, जिससे अवाम को रिलीफ मिलता, GST की शरह कम होती, पेट्रोल बिजली गैस के दर कम होते, तालीम और सेहत का बजट दुगना हो जाता। तो ये जो 100 दिन का उन्होंने गारंटी किया था, उसके लिए न वफाकी काबीना तैयार है, न इनके मेंबरान पार्लियामेंट तैयार है, न इनके मेंबरान सूबाई असेंबली तैयार है। इसलिए ये 5 साल तक ये पॉलिसी नाफिज नहीं होगी और ये खुद कह रहे हैं कि अगर ये पॉलिसी नहीं आएगी तो मईशत बहाल नहीं हो सकती। ये तो बुनियादी चीज है, नंबर 1। दूसरी बात ये थी कि हमारे यहाँ लोग मार्केट से डॉलर खरीद के फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा करा देते हैं, बिल्कुल, और वो पैसा बाहर चला जाता है फिर बैंकों के जरिए। हमने हुकूमत से ये कहा था कि आप तालीम और इलाज मुआवजे के अलावा मार्केट से खरीदे हुए डॉलर को बाहर ना जाने दें, लेकिन जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, डॉलर लूट रहे हैं, वो मुखालफत कर रहे हैं। 1 साल में 15 अरब डॉलर यानी 1 अरब डॉलर महीने से ज्यादा बाहर गया। ये हुकूमत लूटी हुई दौलत लाने की बात कर रही है लेकिन उसको रोकने के लिए तैयार नहीं है, और लूटी हुई दौलत आने वाली बात जो है वो तो खत्म हो गई। तो मेरा सिर्फ कहना यह था कि अगर दूसरी बात जो परेशानी की है कि आपने बड़े पैमाने पे बैरूनी कर्जे ले लिए, इमदाद ले लिए, पैकेजेस ले लिए, अगर आप कौमी बचतें, मुल्की सरमायाकारी और टैक्स नहीं बढ़ाते और दोनों में हम आंगी नहीं है तो मईशत को नुकसान होगा और पाकिस्तान की सलामती को भी खतरा होगा, मईशत को भी होगा। और इस वक्त हम आज की तारीख में जो है टैक्सों की वसूली, कौमी बचत और टैक्सों में
जीडीपी के तनासुब से अपने जैसे मुल्कों के मुकाबले में 11,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहे हैं। जब ये पूरा ही नहीं हो रहा 11,000, तो फिर आप बैरूनी 20 अरब डॉलर ले आए, 25 अरब डॉलर ले आए, मईशत में पायदार बेहतरी नहीं है। ये सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। हम आपसे मजीद जो है वो डिटेल किसी और प्रोग्राम में जरूर लेंगे और आपका एनालिसिस शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे क्लोजिंग स्टेटमेंट आपकी तरफ से चाहिए होगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर आपने अपना घर चलाना है, अगर आपकी आमदनी लेट सपोज 10 रुपए और आपके अखराजात जो है वो 20 रुपए पे पहुंचे हुए हैं, तो या तो आपने अपने अखराजात कम करने हैं या अपनी आमदनी जो है वो 20 रुपए और उसके आसपास लेके जानी है। तो पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई और चारा है? साथ साथ मुझे क्विकली बता दीजिएगा, ये जो गरीब आदमी था वो तो पिस्ता चला गया, अब साथ साथ जैसे आप मिडिल क्लास वाले लोग कहते थे, यानी कि 70-75 हजार से लेके 2.5 लाख रुपए माहाना कमाने वाले, वो तो और टैक्सेस के बोझ तले दब रहे हैं, वो तो और महंगाई के बोझ तले दब रहे हैं। तो ये फिर मामला किधर जाएंगे? देखिए जी, बात यह है कि गरीब आदमी तो अब आपका गैस का बिल नहीं दे पाएगा। बिल्कुल। आप बिजली और गैस के बिल कहाँ से देगा जो गरीब आदमी है, और इलाज कहाँ से करेगा, उसका हेल्थ की कैसे होंगे, एजुकेशन कहाँ से होगी? दिस इज नॉट पॉसिबल। बात यह है कि हमें गरीब आदमी के लिए और मिडिल क्लास के लिए हमारी एक्सपोर्ट के अलावा कोई चाराकार नहीं है। और एक्सपोर्ट के लिए ये जो रवायती किस्म के पैकेज हैं जी कि 180 अरब रुपए का पैकेज दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इन पैकेजेस से कुछ होने वाला नहीं है। रुपया डीवैल्यू होने से भी एक्सपोर्ट बढ़ने वाली नहीं है। आपने रुपया इतना ज्यादा डीवैल्यू करके देख लिया, उससे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी आपकी, और एक्सपोर्ट इस तरीके से बढ़ेगी भी नहीं। आपको उसके लिए बड़ा टू द पॉइंट और हर एक चीज को बड़ा बारीक बीनी से देख के जो एक्सपोर्ट के असल फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन की बात है, उसमें ब्रांडिंग की बात है, उसमें बेशुमार चीजें हैं। इन तमाम एस्पेक्ट्स में इनको काम करने की जरूरत है, निटी ग्रिटी को देख के उसमें चीजों को दुरुस्त करना। मेरा ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। प्रोग्राम दो टोक से फवाद अनवर को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आइंदा आने वाला वक्त बड़ा बेहतर वक्त हो, और जिस तरीके से हुकूमत के दावे हैं कि मुआशी सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाए, तो वी विश वी होप कि सूरत हाल ऐसी ही हो। अल्लाह ने के बाद।